जय हिंद। ब्रिटिशर्स के जो मेजर कॉन्क्वेस्ट हुए, जो मेजर वॉर्स हुए, जिनके थ्रू ब्रिटिशर्स ने वेरियस इंडियन स्टेट्स को अपने कंट्रोल में लिया, उनको कैप्चर किया, उन सब के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। लास्ट हमने बात की थी पंजाब के बारे में और देखा था कि किस तरीके से पंजाब को कैप्चर किया गया है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने सिर्फ कॉन्क्वेस्ट या सिर्फ वॉर्स के थ्रू ही इंडियन स्टेट्स को कैप्चर नहीं किया है। बहुत सारे स्टेट्स को कैप्चर किया गया है बाय यूजिंग डिप्लोमेटिक स्किल्स, बाय यूजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, जैसे पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, सब्सिडरी अलायंस, द वेरी फेमस, जिसके बारे में कई बार आपने सुना होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये वो पॉलिसीज हैं जिनके थ्रू वेरियस इंडियन स्टेट्स के ऊपर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया ब्रिटिशर्स ने, उनको कैप्चर किया है। ये पॉलिसीज क्या हैं उसी के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। अच्छा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, सबसे पहले तो वही बात कि ब्रिटिशर्स ने अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए दो तरीके, दो मेथड्स यूज किए। एक तो क्या था, बाय कॉन्क्वेस्ट बाय वॉर। बहुत सारे इंडियन स्टेट्स को कैप्चर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे बंगाल के साथ में लड़ाई लड़ी, मैसूर के साथ में लड़ाई लड़ी, मराठास के साथ में लड़ाई लड़ी, सिख एम्पायर के साथ में लड़ाई लड़ी। ये वो इंडियन स्टेट्स हैं जिनके साथ में वॉर्स लड़े गए और अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने इनको कैप्चर किया। एक दूसरा तरीका भी था, ब्रिटिशर्स ने अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स का यूज़ किया, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म का यूज़ किया और बहुत सारे इंडियन स्टेट्स को कैप्चर किया। जैसे हेस्टिंग लेकर आए थे पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, वेलेस्ली लेकर आए थे सब्सिडरी अलायंस, डलहौजी लेकर आए थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और ये वो पॉलिसीज हैं जिनके थ्रू बिना कोई लड़ाई लड़े बहुत सारे इंडियन स्टेट्स को कैप्चर किया गया था बाय द ब्रिटिशर्स। ये पॉलिसीज क्या हैं उसी के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस के बारे में। और ये जो पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस है, ये किसकी पॉलिसी थी? ये थी वेरिन हेस्टिंग्स की पॉलिसी। वेरिन हेस्टिंग्स जो कि गवर्नर जनरल रहे 1773 से लेकर 1785 तक। ये पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस थी क्या? बड़ा सिंपल, टू क्रिएट बफर जोन्स टू डिफेंड कंपनी फ्रंटियर्स। और इसमें ये जो बफर जोन्स है ये इंपॉर्टेंट है। देखो, हो क्या रहा है, बड़ा सिंपल, मान लेते हैं ये कोई टेरिटरी है जो कि कंपनी की है। वेरिन हेस्टिंग्स क्या कर रहे हैं अपनी पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस के तहत कि इस टेरिटरी के आसपास जितने भी नेबरिंग स्टेट्स हैं उनको एज बफर जोन्स क्रिएट कर रहे हैं, स्टेब्लिश कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? वेरिन हेस्टिंग ये नेबरिंग स्टेट के राजा को बोल रहे हैं कि कल को आप पे कोई अटैक करेगा तो हम आपको डिफेंड करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। राजा सुन के खुश है कि यार कंपनी कितनी अच्छी है कि मेरी मदद करने के लिए आ रहे हैं, मुझे डिफेंड करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जो मोटिव है इसके पीछे कंपनी का, वो बड़ा सिंपल है। मोटिव क्या है कि कंपनी इस राजा को, इस नेबरिंग स्टेट को डिफेंड इसलिए करना चाह रही है बिकॉज कल को अगर किसी आउटसाइड फोर्स ने इस टेरिटरी को जीत लिया, इस पे अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया, तो अगली बारी किसकी है? अगली टेरिटरी किसकी है? कंपनी की है। तो कंपनी अपने टेरिटरीज को सेफगार्ड करने के लिए नेबरिंग कंट्रीज की टेरिटरीज को, नेबरिंग स्टेट्स की टेरिटरीज को डिफेंड कर रहे हैं, उनको बफर जोन की तरीके से क्रिएट कर रहे हैं। और वही लिखा हुआ है, पॉलिसी ऑफ डिफेंस ऑफ नेबर्स फ्रंटियर्स फॉर सेफगार्डिंग देयर ओन टेरिटरीज। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल अवध है। एक ट्रीटी पढ़ी थी अपन ने, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई थी 1765 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद। और इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में अवध का जो नवाब था उससे तीन चीजें मांगी गई थी। एक तो इलाहाबाद और कारा मांगा गया था, दूसरा वॉर में खर्चा हुआ उसके लिए 50 लाख रुपए मांगे गए थे, और एक बनारस का जमींदार था बलवंत सिंह, उसकी टेरिटरीज वापस मांग ली गई थी। और ये जो अवध का नवाब है ये बेहद खुश था कि यार मैं हारा, उसके बावजूद कंपनी ने कुछ लिया ही नहीं। लेकिन आइडिया क्या था? आइडिया ये था कि ये जो अवध है इसको बफर स्टेट की तरह से क्रिएट किया जा रहा था, इसके साथ में दोस्ती की गई और इसको बोला गया कि हम आपको डिफेंड करेंगे। क्यों कहा गया ऐसा? बिकॉज अगर कल को कोई बाहर से, जैसे मराठास आए अटैक करने के लिए, जैसे अफगान लोग आए अटैक करने के लिए, तो कंपनी जो है वो अवध के नवाब की मदद करेगी। अवध के नवाब की आर्मी, कंपनी की आर्मी, दोनों मजबूत होंगे, साथ में लड़ेंगे। तो और कंपनी ऐसा कर क्यों रही है? कर इसलिए रही है बिकॉज कल को अगर अफगान लोगों ने मान लो अवध पे अपना कब्जा स्टैब्लिश कर लिया तो अगली बारी किसकी है? अगली बारी है कंपनी की। तो कंपनी खुद की टेरिटरीज को सेफ रखने के लिए नेबरिंग स्टेट्स को बफर जोन्स की तरह से, बफर स्टेट्स की तरह से क्रिएट कर रही थी, स्टैब्लिश कर रही थी। और मजे की बात यह है कि कंपनी इस नेबरिंग स्टेट को डिफेंड तो कर रही है, लेकिन इसका जो भी नवाब है, इसका जो भी राजा है, उसको ये बोल रही है कि यार ये जो डिफेंस में खर्चा आएगा आर्मी का, उसका पेमेंट आप ही करोगे।
अवध को भी यही बोला गया, अश्योर्ड मिलिट्री असिस्टेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन बट एट द एक्सपेंस ऑफ द अवध नवाब। होपफुली ये समझ में आया होगा कि पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस क्या है, नाम से ही क्लियर है, रिंग फेंस के अपने टेरिटरी के अराउंड एक फेंस क्रिएट करना, वो है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। और जो वेलेस्ली की सब्सिडरी अलायंस है वो इसी पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस का एक्सटेंशन है, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस इतनी ही बातचीत है। इसके बाद बात आती है सब्सिडरी अलायंस के बारे में। और सब्सिडरी अलायंस कौन लेकर आया था? लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आए थे। लॉर्ड वेलेस्ली कब से कब तक गवर्नर जनरल रहे? 1798 से लेकर 1805 तक। और ये जो सब्सिडरी अलायंस के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। क्या कहा गया? कहा यह गया कि जो भी इंडियन स्टेट का राजा सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करेगा या जिस पे भी सब्सिडरी अलायंस इंपोज की जाएगी उसको ये फॉलोइंग चीजें माननी पड़ेंगी। क्या क्या? एक तो ये बोला गया कि ब्रिटिश आर्मी जो है वो उस राजा की टेरिटरी में रहेगी और ब्रिटिश आर्मी का जो भी खर्चा आएगा वो पूरा पेमेंट कौन करेगा? वो राजा करेगा, वो नवाब करेगा। मतलब अपने यहां पे ब्रिटिश आर्मी को रखो और उसका जो भी खर्चा है उसके लिए पे करो। आपके कोर्ट में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा, एक ब्रिटिशर रहेगा। और बट ऑब्वियस सी बात है, इस ब्रिटिशर का काम क्या होगा? उस राजा के, उस नवाब के कोर्ट में जो भी चल रहा है उसकी पूरी जानकारी किसको देना? कंपनी को देना। फिर तीसरा क्या बोला गया कि आप कंपनी की परमिशन के बिना किसी भी फॉरेनर को एम्प्लॉय नहीं रखोगे, किसी भी फॉरेनर को नौकरी पे नहीं रखोगे अपने यहां पे। चौथा क्या बोला गया कि कंपनी के मीडिएशन के बिना, कंपनी की परमिशन के बिना आप किसी के साथ में कोई एक्सटर्नल रिलेशन भी नहीं बनाओगे। मतलब आसपास का कोई राजा है उसके साथ में कोई रिश्ते संबंध नहीं बनाओगे। अगर बनाना है तो कंपनी की परमिशन लेनी पड़ेगी, कंपनी का मीडिएशन स्वीकार करना पड़ेगा। और बदले में कंपनी क्या बोल रही है कि हम आपकी टेरिटरीज को डिफेंड करेंगे अगर कोई अटैक करेगा तो। और दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग कि हम आपके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इनसे कोई पूछे कि बच क्या गया है इंटरनल मैटर्स में, पूरा तो घुस गए हो आप अंदर तक, फिर किस चीज के लिए मना कर रहे हो? बट था ऐसा ही बना दिया। एक बार और देख लेते हैं सब्सिडरी अलायंस के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है कि अपने टेरिटरीज में ब्रिटिश आर्मी को रखो और उसका पूरा खर्चा दो। आपके कोर्ट में परमानेंटली एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा। आप कंपनी की परमिशन के बिना किसी भी फॉरेनर को अपने यहां पे रिक्रूट नहीं कर सकते हो। कंपनी के मीडिएशन के बिना कोई भी एक्सटर्नल रिलेशन नहीं बना सकते हो। बदले में कंपनी आपको डिफेंड करेगी और आपके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगी। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सब्सिडरी अलायंस है। अच्छा, वो कौन से स्टेट्स हैं जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया, जिनके ऊपर सब्सिडरी अलायंस को इंपोज किया गया? कई सारों ने किया लेकिन अपने लिए इंपॉर्टेंट है पहला स्टेट जिसके ऊपर सब्सिडरी अलायंस को इंपोज किया गया था वो कौन था? हैदराबाद। कब किया गया? 1798 में। दूसरा स्टेट जिसके ऊपर सब्सिडरी अलायंस को इंपोज किया गया, मैसूर। कब किया गया? 1799 टीपू सुल्तान को मारा गया और उसके बाद मैसूर पर इंपोज कर दी गई सब्सिडरी अलायंस। तीसरा स्टेट जिसके ऊपर सब्सिडरी अलायंस को इंपोज किया गया था, तंजौर। कब किया गया? अक्टूबर 1799। पहला कौन सा है? हैदराबाद। हैदराबाद पे किया गया 1798 में। मैसूर पे कब किया गया? 1799 में। और तंजौर पे कब किया गया? अक्टूबर 1799 में। और होलकर्स जो है वो लास्ट मराठा कन्फेडरेसी है जिसके ऊपर सब्सिडरी अलायंस को इंपोज किया गया था। और कब किया गया था? 1818 में। पहला है हैदराबाद, दूसरा है मैसूर, तीसरा है तंजौर और लास्ट है इंदौर के होलकर्स। कब किया गया? 1818 में। और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनके ऊपर सब्सिडरी अलायंस इंपोज की गई है लेकिन अपने लिए इंपॉर्टेंट ये 4 हैं। अच्छा, सब्सिडरी अलायंस को इंपोज करने का तरीका था, तरीके से वेरियस स्टेजेस के थ्रू पहुंचते थे सब्सिडरी अलायंस तक। वो स्टेजेस क्या है? पहला स्टेज तो क्या होता था कि ब्रिटिशर्स के साथ में जिस भी इंडियन स्टेट की थोड़ी दोस्ती होती थी, कंपनी उसको बोलती थी कि भाई साहब आपकी किसी के साथ में अगर लड़ाई चल रही है तो हम आपकी मदद करेंगे। मान लेते हैं ये कोई ए स्टेट है और इसके साथ में कंपनी की जो है वो दोस्ती है, दे आर फ्रेंड्स। और इस ए स्टेट की लड़ाई हो गई मान लेते हैं इस बी स्टेट के साथ में, तो कंपनी ए स्टेट को क्या बोलती थी कि हम आपकी मदद करेंगे, हम अपनी ट्रूप्स, अपनी सेना भेज रहे हैं आपकी मदद के लिए। ये जो ए स्टेट का राजा ये खुश हो गया कि यार कंपनी कितनी बढ़िया है। फिर आती थी सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या करते थे? ब्रिटिशर्स जो है वो एक कॉमन कॉज क्रिएट करते थे और बोलते थे कि यार ये जो बी है ये तो बड़ा अग्रेसिव है,
ये तो आपको अटैक कर रहा है, कल को हो सकता है हमें भी अटैक करे, हमको आपके साथ मिल के लड़ना चाहिए। और फिर ब्रिटिशर्स जो हैं वो फील्ड पे उतर जाते थे, मतलब अपनी आर्मी और जो ए स्टेट का राजा है उसकी आर्मी, दोनों को कौन लीड कर रहे हैं? ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। फिर आती थी तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज में क्या बोलते थे कि देखो आपसे हमारी दोस्ती है, लेकिन हम आपकी मदद कर रहे हैं, हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके लिए आर्मी को ट्रेन करेंगे, रिक्रूट करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे, आपको जब ज़रूरत होगी हम आपको आर्मी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन बदले में आप हमें पैसा दो, खर्चा तो दो कम से कम। बड़ा स्मार्टली पहले तो ट्रूप्स भेजे, फिर कॉमन कॉज ढूंढा और फिर मांग लिया पैसा। और चौथे स्टेज में क्या करते थे? ये बोलते थे कि हमें पैसा दो, हमें प्रोटेक्शन फीस दो। फिक्स कर देते थे कि भाई साहब हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बदले में हमें क्या चाहिए? प्रोटेक्शन फीस। और ये जो प्रोटेक्शन फीस होती थी ये बड़ी हाई अमाउंट पे रखी जाती थी, इतना ज़्यादा पैसा मांग लेते थे। और ये जो राजा ये बेचारा मजबूर है, इस पर अटैक हो रहा है, तो ये अग्री कर लेता था। और जब ये ए राजा, अपने एग्जाम्पल वाला, जब ये प्रोटेक्शन फी वाला जो पैसा है उसको देने में फेल हो जाता था, तो कंपनीज को बोलती थी कि यार अब आप पैसा तो दे नहीं पा रहे हो, हमें टेरिटरीज दे दो। और ऐसे करके सब्सिडरी अलायंस को इम्पोज किया जाता था। किसकी पॉलिसी है ये? लॉर्ड वेलेस्ली की है। क्या है इसमें? वो सारी बातचीत अपन ने कर ली। पहला कौन सा स्टेट था? हैदराबाद। दूसरा कौन सा था? मैसूर। तीसरा कौन सा था? तंजौर। और लास्ट कौन सा था? होलकर्स, जिनके ऊपर सब्सिडरी अलायंस को इम्पोज किया गया। अच्छा, ये जो सब्सिडरी अलायंस है इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है और फाइनली ये कैसे परफेक्शन के स्टेट में पहुंचा, उसकी भी बात कर लेते हैं। पहली बार फ्रेंच गवर्नर एक हुआ करते थे, ड्यूप्लेक्स। और ये जो ड्यूप्लेक्स हैं ये पहले प्रोबेबली ऐसे इंसान हैं, ऐसे पहले यूरोपियन हैं जिन्होंने अपने ट्रूप्स को प्रोवाइड किया टू द इंडियन रूलर्स फॉर देयर वॉर्स, कि इंडियन रूलर्स जो है वो लड़ाई लड़ रहे थे। पहली बार ड्यूप्लेक्स ने बोला कि मैं अपनी यूरोपियन ट्रूप्स भेज रहा हूं आपकी मदद के लिए। और उसके बाद से जितने भी गवर्नर्स आए, जितने भी गवर्नर जनरल्स आए, चाहे वो फ्रांस के हों चाहे वो ब्रिटिशर्स के हों, उन सब ने इस पैटर्न को फॉलो करना शुरू किया। ऑलमोस्ट सब ने इसको फॉलो किया। पहला इंडियन स्टेट जो इस प्रोटेक्शन के ट्रैप में फंसा वो कौन सा था? अवध। अभी अभी अपन ने बात करी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 के बाद। क्या बोला गया था अवध के नवाब को? कि हम आपके टेरिटरीज को, आपके फ्रंटियर्स को, आपके बॉर्डर्स को डिफेंड करेंगे, लेकिन बदले में आर्मी का जो खर्चा है वो आपको देना पड़ेगा। और अवध में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रख दिया गया था परमानेंटली। 1787 में पहली बार ये बोला गया था कि जो भी सब्सिडरी स्टेट होगी वो किसी और के साथ में एक्सटर्नल रिलेशंस नहीं रखेगी बिना कंपनी के मीडिएशन के। और ये कब इंपोज किया गया था? ये कार्नेटिक के नवाब पे इंपोज किया गया था फरवरी 1787। मतलब अपन देख रहे हैं कि पहली बार ट्रूप्स प्रोवाइड की गई हैं ड्यूप्लेक्स के द्वारा। फिर पहली बार ये बोला गया कि हम आपके फ्रंटियर्स को प्रोटेक्ट करेंगे लेकिन आपको पेमेंट देना, ये अवध के साथ किया गया। फिर एक्सटर्नल रिलेशंस नहीं रखने, ये 1787 में कार्नेटिक के नवाब के साथ में किया गया। और धीरे धीरे करते 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 वेलेस्ली जब आए तो इस सब्सिडरी अलायंस के सिस्टम को उन्होंने परफेक्ट कर लिया। और जो मॉडर्न सेंस में, जो उस दौर के सेंस में अपन सब्सिडरी अलायंस पढ़ते हैं, वो ये वाला सिस्टम था। इसको इवॉल्व किया गया, इसको धीरे धीरे परफेक्ट किया गया। और परफेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। और ये बात हो गई सब्सिडरी अलायंस की। बड़ा सिंपल सा है, होपफुली समझ में आएगा। इसके बाद लास्ट आज अपन बात करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अक्सर लॉर्ड डलहौजी को ये क्रेडिट दिया जाता है कि वो लेकर आए थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लेकिन ऐसा एक्चुअली है नहीं। क्या सिनेरियो वो अपन देखेंगे। ये जो लॉर्ड डलहौजी हैं ये गवर्नर जनरल रहे 1848 से लेके 1856। जस्ट 1857 के रिवोल्ट से पहले तक ये गवर्नर जनरल रहे। ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है इसमें क्या बोला जा रहा था कि कोई राजा ऐसा है जिसका कोई अपना बेटा नहीं है, उसके पास में अगर कोई अडॉप्टेड सन है, अपना बेटा तो है ही नहीं लेकिन उसने कोई बेटा अडॉप्ट किया हुआ है और वो राजा मर गया, तो जो अडॉप्टेड सन है वो उस राजा की, उस फादर की प्रॉपर्टी तो पूरी ले लेगा, बट उसका स्टेट के ऊपर डायरेक्ट अधिकार नहीं है। प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, किसी राजा ने आपको अडॉप्ट किया है, आप उसका अडॉप्टेड बेटे हो, उसकी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी पूरी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेट नहीं मिलेगी। स्टेट मिलेगी या नहीं मिलेगी ये डिसाइड करेंगे ब्रिटिशर्स। बड़ा सिंपली क्या बोला जा रहा है कि किसी राजा का कोई बेटा नहीं है और उसने किसी बेटे को अडॉप्ट कर लिया है, उसके पास में एक अडॉप्टेड सन है। जब ये राजा मरेगा
तो ये कहा जा रहा है कि इस अडॉप्टेड सन को उस राजा की पूरी प्रॉपर्टी तो मिलेगी, लेकिन राजा का स्टेट नहीं मिलेगा। स्टेट मिलेगा या नहीं मिलेगा इस अडॉप्टेड सन को, ये डिपेंड करेगा ब्रिटिशर्स के ऊपर। और ऐसे स्टेट्स जिनको कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत अपने अधीन लिया गया, टोटल 8 थे। मतलब डलहौजी के टाइम पे टोटल 8 स्टेट्स को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत अपने कंट्रोल में लिया गया। इंपॉर्टेंट क्या है, पहला वो स्टेट जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत कंट्रोल किया गया उसका नाम था सतारा, और ये कब किया गया, 1848 में। 1854 में झांसी और नागपुर के साथ में भी यही हुआ, लेकिन पहला सतारा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अवध। अवध को 1856 में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत अपने कंट्रोल में ले लिया गया, लेकिन यहां जो प्रॉब्लम थी वो अडॉप्टेड सन वाली नहीं थी। इसको लैप्स स्टेट में कंसीडर किया गया फॉर मिस गवर्नेंस, फॉर मिस रूल, कि आपका जो राजपाट है, आपका जो गवर्नेंस का सिस्टम है वो सही तरीके से नहीं चल रहा, उसमें घपलेबाजी हो रही है, इसलिए अवध को लैप्स स्टेट का हिस्सा बनाया गया, अवध के ऊपर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया गया। और जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, उनको डिस्पोज कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। इनफैक्ट अवध के बारे में अपन पढ़ेंगे, इसके एनेक्सेशन के बारे में अपन पढ़ेंगे। ये जो एनेक्सेशन किया गया अवध का, यही अल्टीमेटली गलती है ब्रिटिशर्स की, बिकॉज इसी के बाद 1857 का रिवोल्ट होगा। रिवोल्ट को एक आग मिल जाएगी, बिकॉज अब तक जिन भी स्टेट्स को पे कब्जा किया जा रहा था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत, उधर आर्ग्यूमेंट था, वैलिड थोड़ा सा लगता था कि हाँ यार राजा का अडॉप्टेड सन है, एक्चुअल बेटा नहीं है, इस अडॉप्टेड सन को प्रॉपर्टी दे सकते हैं लेकिन स्टेट नहीं दे सकते हैं। लेकिन अवध के साथ में अडॉप्टेड सन वाला कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। अवध को तो कैप्चर किया गया मिस गवर्नेंस के लिए, मिस रूल के लिए, लेकिन कहा क्या गया कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत अवध को कब्जा कर रहे हैं हम। अच्छा, ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, मैंने जब शुरू किया था तब कहा कि लॉर्ड डलहौजी को क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है वो इनके दिमाग का ओरिजिन नहीं है। एक्चुअली में ये जो डॉक्ट्राइन है ये हिंदू लॉ पे बेस्ड है, ये हिंदू कस्टम्स पे बेस्ड है, बट हिंदू लॉ इस पे इनकंक्लूसिव है। ऐसा नहीं है कि हर सिचुएशन में ये अप्लाई हो रहा है। जैसे रंजीत सिंह ने अपने बहुत सारे फ्यूडेटरीज जो इनके टाइम पे ये कह लें जमींदार हुआ करते थे, उनकी जमीनों पे कब्जा इसी बेसिस पे किया कि यार आपका एक्चुअल बेटा नहीं है, आपका अडॉप्टेड सन है, और जब आप मर गए हो तो इस अडॉप्टेड सन को प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन आपका जो पूरा एरिया है जिस पे आप राज कर रहे हो वो आपको नहीं मिलेगा, आपके बेटे को नहीं मिलेगा। रंजीत सिंह ने ऐसा किया और बहुत सारे राजाओं ने किया, लेकिन हर बार ये किया जा रहा है ऐसा जरूरी नहीं था। जब मन कर रहा था तब राजा लोग डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को अप्लाई कर रहे थे, जब नहीं कर रहा था तब मना कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है तब छोड़ रहे थे। लेकिन ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है इसको कब अप्लाई करना है कब नहीं करना है, कुछ गवर्नर्स, कुछ राजा ऐसे भी थे जो कि कभी अप्लाई करते थे कभी नहीं करते थे, थोड़े हिचकते भी थे कि यार बेटा तो है ही चाहे अडॉप्टेड सन है। लेकिन ये जो लॉर्ड डलहौजी हैं इन्होंने जनरल प्रिंसिपल बना लिया कि जब मौका मिले, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो, लगा दो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्योंकि इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का सबसे ज़्यादा यूज़ या इसको सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज लॉर्ड डलहौजी ने किया, इसलिए अक्सर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का नाम जो है वो लॉर्ड डलहौजी से जोड़ दिया जाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है क्या कि अगर किसी राजा के पास में अपना बेटा नहीं है, उसके पास में कोई अडॉप्टेड सन है, तो वो राजा जब मर जाएगा तो ये कहा जा रहा है कि इस अडॉप्टेड सन को राजा की प्रॉपर्टी तो मिल जाएगी, लेकिन स्टेट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिसाइड करेंगे ब्रिटिशर्स। पहला लैप्स स्टेट कौन सा था? सतारा। कौन से ईयर में किया गया? 1848 में। और अवध इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसको लैप्स स्टेट में कंसीडर किया गया, लेकिन यहां पे अडॉप्टेड सन वाली प्रॉब्लम नहीं थी, इसको किया गया फॉर मिस गवर्नेंस, फॉर मिस रूल। और इसके साथ अपनी पॉलिसीज की बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो प्लीज कमेंट। थैंक यू वेरी मच।